दजने का एहसास होना चाहिए। तो चाहे कितना भी दम घिर आए चारों ओर, किंतु आदमी को ना निराश होना चाहिए। और देशद्रोहियों का सर्वनाश करने के लिए सबको पटेल और सुभाष होना चाहिए जी। हर भारतीय को सुभाष होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत मन के साथ आप सुन रहे हैं। लंबी कविता की बात बताई गई है कि ज्यादा लंबी कविता नहीं पढ़नी चाहिए, और ताली वाली बजाते रहना। समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ आए तो ताली बजाना जरूरी होता है, ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। वैसे भी हमारे सरदार प्रताप फौजदार हैं आती है, तो ये पूरा जो आर्यावर्त जिसको कहा जाता है, जो बृहत्तर भारत तक फैला हुआ था, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इधर चले जाएगा कहीं कैस्पियन सागर तक, ईरान, इराक और यहाँ तक फैला हुआ हिंदुस्तान था। हमारे पूर्वजों ने सांस्कृतिक राज्य किया। राजनीतिक कमजोरियों से या कहीं साजिशों से कहीं हम सिकुड़ते चले गए, भौगोलिक रूप से सिकुड़ते चले गए। आज जो कुछ भी बचा है इसको बचाने की आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता को पूरा कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है, समर्पण है, तो हम उसको बचा सकते हैं। मैं आत्मगौरव का एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद जैसा भी होगा कि गंगा की कल कल सीने में, कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में। मन क्या है हमारा अस्तित्व? केवल हम व्यक्ति नहीं है, एक संस्कृति का प्रवाह हमारे अंदर से गुजरता है। हमारे पूर्वजों ने या हमारे बुजुर्गों ने जो हमको दिया है संस्कार, उसको लेकर हम आगे आने वाली पीढ़ी को दें। क्योंकि आज संक्रमण चल रहा है, जो आजकल परिस्थितियां आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की विकृतियों को हम ग्रहण करते हैं हमारे युवा साथी, लेकिन जब संस्कृति की बात चलती है, भारतीय संस्कृति की बात चलती है, जब कहीं मोदी जी जाके अमेरिका की संसद में इस देश का गौरव बढ़ाते हैं और वहां के सांसद 72 बार तालियां बजाते हैं, 9 बार स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, तो और कुछ नहीं, इस संस्कृति का वो गौरव है, इस संस्कृति का प्रभाव है। वो आत्मशक्ति कहां से आई? मोदी जी के अंदर उन संस्कारों से आई, उस संस्कृति के प्रवाह से आई। अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे पूर्वजों ने हमको दी, तब उस संस्कृति कहीं वैश्विक संस्कृति के रूप में हम देखते हैं। उसका एक छोटा सा गीत आपको समर्पित करता हूं और आपका मन चाहता हूं साथ दीजिएगा। गीत सीधा सीधा है, कोई उसमें अभिधा में है, लक्षणा व्यंजना का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। आप साहित्य सुनने वाले लोग हैं, कविता सुनने वाले लोग हैं। कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। वाणी में कबीरा की साखी, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी। मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान। दिन पावन रात दिवाली है, दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है। जिनका इस माटी से नाता, जिनका भारत माँ से नाता, उनका तन मन नित्य यह गाता। और क्या गाता है? कि उनका तन मन नित्य यह गाता, कि रत्ना करने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माथा है। सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे यही पंक्ति दोहराता रहूं। चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान। और पंक्तियां सुनिएगा कि जो कहते भारत दीनहीन, ऐसे लोग जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी है, सॉफ्टवेयर विदेशी लग जाते हैं, उनको भारत से, भारत की संस्कृति को कुछ नहीं मानते हैं वो। तब कहना चाहता हूं, जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन, उनको इतिहास बताता हूँ, गौरव झांकी दिखलाता हूँ। जब जग पर थे तम के साए, जब जग पर थे तम के साए, हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए।
जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना। जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना। अध्यात्म दिया विज्ञान दिया माधव बन गीता ज्ञान दिया। हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक ज्योतिषी योग के उद्घोषक। हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया। सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया। नालंदा हो या तक्षशिला मन को शिक्षा से दिया मिला। ऋषियों मुनियों के अनुगामी मानवता के हम सहगामी। ऋषियों मुनियों के अनुगामी हम राम कृष्ण के अनुगामी। मानवता के हम सहगामी। सेवा सत्कार समर्पण है किसे क्या है संस्कृति का मूल कि सेवा सत्कार समर्पण है। मानवता हित सब अर्पण है। तो जिसके आंचल में पलने को समर्थन कीजिएगा, बात अगर दिल तक पहुंच जाए, आत्मगौरव की अनुभूति करें कि जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है। सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है। अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में चंदन सी महक पसीने में। मन में मुरली की मधुर तान तन पावन। और ये संस्कृति अभी तक बची हुई क्यों है? आप सभी जानते हैं कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था पूरे विश्व में एक अनूठी पारिवारिक व्यवस्था है। अंत में मैं अपने काव्य पाठ को विराम देने से पूर्व 4 मुक्तक मैं माता पिता और पारिवारिक व्यवस्था के ऊपर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे विषय हो चुके हैं, होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कवि सम्मेलनों का जो असली मकसद है केवल मनोरंजन नहीं है, वो संस्कार, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार आपके मन में जागृत हो। या आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन उनको याद दिलाना कवि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, कलमकार नहीं है। जबकि वृद्धाश्रम हिंदुस्तान में खुलने लगे, जब माता पिता को भगवान माना जाता है, तो ऐसे समय में कवियों का दायित्व बनता है कि उस पारिवारिक व्यवस्था को आपके मन में कहीं ना कहीं और मजबूती से वो भावना जागृत करें। कोई कहता है दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, कोई कहता है दुनिया में बड़े धनवान होते हैं, जिनके बाजुओं में दम बड़े बलवान होते हैं। बड़ा माँ बाप से दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये सच है दोस्तों, माँ बाप ही भगवान होते हैं। ये सच है दोस्तों, माँ बाप ही भगवान होते हैं। उन माँ बाप को समर्पित करते 3-4 मुक्तक में पढ़ते हुए फिर उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। आपका भी समर्थन चाहता हूँ। बहुत प्रबुद्ध लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हमसे दूर भले ही हैं, लेकिन बहुत मन के साथ आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। भाई साहब, इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है, इंसानियत का दौर यहाँ यूं भी चला है। अंजाम भलाई का सदा होता भला है। और माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, माँ बाप की दुआओं का जिस घर में असर हो, घर में असर हो, दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है। दुनिया में वो बागान सदा फूल फला है। और जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। जीवन का सुमन माँ के ही आंचल में खिला है। होठों पे दुआ, दिल में नहीं कोई गिला है। और ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, ये मान या सम्मान या शोहरत की ये दौलत, शोहरत की ये दौलत, जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। जो भी मिला है माँ की दुआओं से मिला है। और कैसी होती है माएँ कि मंदिर समान घर को सजाती संवारती, मंदिर समान घर को सजाती संवारती। सो जाता जब मैं चुपके से नजरें उतारती। और कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, कदमों में जिसके तीर्थ और चारों धाम है, चारों धाम है। माँ के बिना अधूरे है पूजा आरती, माँ के बिना। एक मुक्तक और देना चाहता हूं
जो लोग जीते जी माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं, और दूरियां फिजिकल दूरियां नहीं, दिल की दूरियां बना लेते हैं। क्योंकि दुनिया में दूरियां होती हैं तो केवल दिलों की होती हैं। कभी कभी हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं, और एक छत के नीचे रहने वाले लोग कभी कभी बहुत दूर हो सकते हैं। तब मैंने कहने की कोशिश की और आपका सबका समर्थन चाहूंगा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं। ऐसे लोग, थोड़ी दौलत आई, थोड़ी प्रसिद्धि मिली, थोड़ी ऊंचाई मिल गई तो माँ बाप से दिल की दूरियां बना लेते हैं। तब मैंने कहा कि ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, ममता बिना ही चल रहे जिनके नसीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं, दौलत के वो अमीर भी दिल के गरीब हैं। सच ये है इस जहान में धनवान है वही, धनवान है वही, धनवान है वही, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं, दुनिया में जो माँ बाप के दिल के करीब हैं, और दुनिया भी तरक्की में जो मगरूर हो गए, कि दुनिया भी तरक्की में जो मगरूर हो गए, माँ बाप की दुआओं से भी दूर हो गए, और पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, पाकर बुलंदियां भी जो माँ बाप के रहे, माँ बाप के रहे, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, सारे जहां की नजरों के वो नूर हो गए, नूर हो गए, नूर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः अपने भाई विनीत पांडे को बुलाना चाहता हूं, आगे के संचार। आप कितने वोटों से जीते थे? बहुत वोटों से जीते होंगे। मुझे आप मुकद्दर वाले लग रहे हैं सही में, क्योंकि आपकी तो मुझे लगता है बहुत दिनों से लॉटरियां खुल रही हैं। बगल में भाभी जी बैठी हैं क्या? तभी तो मैंने कही लॉटरी खुल रही है आप। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। पहला सैल्यूट इस बात के लिए है, भगवान कसम मैं बहुत डरा हुआ था जब से यहाँ एमपी साहब बैठे थे। पूरे कार्यकाल में, मतलब उनका जो यहाँ कार्यकाल था, एक बार भी नहीं मुस्कुरा के दिया। भाई साहब मैं बहुत डरा हुआ था। नहीं होता क्या है सर, हमारे संग तकलीफें हैं कि हम तो लोगों की टेंशन दूर करते हैं, लोग हमें टेंशन देते हैं। सामने आके बैठ जाएंगे, थोड़ा हमको लगने लगता है कि हम में कहीं कमी है क्या। अरे मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। अभी कलकत्ते की बात है, कलकत्ते की। ये पंडित था मेरे साथ है, सच बता रहा हूँ। सामने जैसे अपने एमपी साहब थे, वो तो फिर भी थोड़ा सा वो थे, तो कलकत्ते में मैं ऐसे ही पढ़ रहा तो एक आके बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब आप हंस नहीं रहे हैं। बोले मैं पैसे वाला आदमी, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं कमाल आदमी है यार। फिर मैंने और सुनाया, मैंने कहा भाई साहब आप तो ताली भी नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी, सुना नहीं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अब मैं जब दोबारा गया तो मुझे बाजार में मिले, मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैंने कहा भाई साहब बड़े ठाट हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? विधायक जी कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं। मेरे दोनों गुरसिक भाई मुस्कुरा रहे हैं, आनंद की है। अच्छा कोई सामने भी है क्या? हाँ मैं जब भी इधर देखता हूं तो मुझे झटके लगते हैं।
है की बात नहीं है, सरदार के फेस टू फेस होने से स्पार्किंग होने का डर रहता है सर। इतने चुटकुले सब सरदारों पर पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी, ले तू ले पहले। तू एक बात बता, वहां था फिर यहां था, इतनी देर में आया मेरी, अब तक तो वो सब टिप्पणियां हो गई होती है। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर काहे के लिए कुर्सियां बदल रहा है? कौन बदल रहा है? अरे भौड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। बहुत बढ़िया, खामा मेहनत कर रहा है भाई। और बताओ, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बताना, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं सर, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। ताड़ियां हाथ खड़े होकर आनी चाहिए, मुझे लगे कि मैं सर मैं यहाँ 6वीं 7वीं बार हूँ बेटे, तुमको पता नहीं है, मैं यहाँ आता ही रहता हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैं यहाँ नहीं आऊँ तो बीमार नहीं हो जाऊँ कहीं। मैं जानता हूँ, तो कह रहा था चमचाओं की कमी नहीं है आजकल, और विधायक जी आपसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है? चमचाओं की कमी है क्या? अभी यही चमचागिरी यहाँ आके कर रहे थे, ऐसे श्रोता नहीं देखे बोकारो जैसे बुद्धिमान श्रोता नहीं। क्या खाक बुद्धिमान है, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए? देश में चित्र सर आते हैं वीर रस की माय, ताली बजाओ, ताली बजाना, चौथी पंक्ति पर ताली बजाना। तो भाई तू सीधी सीधी चौथी पढ़ दे ना, 3 और को पेल रहा है यार। नहीं क्या मतलब है यार, टाइम बर्बाद कर रहे हो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों बजाए ताली? ये कोई ताली बजाने वाले हैं क्या? ताली बजाओ, क्यों बजाए ताली? और मैं क्यों बजवाऊं ताली? मेरे बाप का राज है क्या? ताली बज रही है, बजा। अच्छा अब बजाओ। बड़ी मस्ती की चीज है सर। अब वो आया नहीं, कह रहा था पाकिस्तान के 1-1 इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे हम। गाड़ हम तेरे संग में, बस इतना बता दे कि तू इतने बांस कहां से लाएगा। फेंकने की कोई हद है यार। आएंगे एकदम से वीर रस के कभी। बैठ भाई साहब, पाठक जी भाई। अच्छा सेंटर में आएंगे क्या? नहीं, हम उनसे कहें भी क्या, उनका ही अखबार है, खुद ही पाठक है। आते हैं वीर रस वाले, चीखेंगे चिल्लाएंगे। आइए आइए, मेरे पुराने मित्र हैं।
आप बैठ जाइए कहीं भी, यहीं फंस जाओ। वैसे पाठक जी एक बात बताऊं आपको, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी भी बहाने से कुर्सियां बदल लिया करो, क्योंकि इस बेचारी कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। ये देश विचित्र है, और देश विचित्र है सर। आप देख लो, पहले वाला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण दूंगा, लड़कियों पे भी भाषण दूंगा, लड़कों पे भी भाषण दूंगा। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे। अब कुछ और बनाने के लिए रह ही नहीं गया। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तू खाएगा नहीं और खाने भी नहीं देगा तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? भाई साहब पीछे तक तालियां नहीं चाहिए। एक राजनीतिक टिप्पणी करता हूं, अभी नहीं, एडवांस नहीं। हाँ, ये देश विचित्र है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए, पता है, बिहार और ज्यादा विचित्र है, पूरे देश से ज्यादा विचित्र है। देख लो आप, ये बीजेपी वाले गाय 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 करते रह गए, लालू भैंस खोल ले गया। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तालियां बजाओ। क्योंकि वो कम बढ़ती होंगे तो वहां झूठ तो भी बोल सकता हूं विदेशों की, यहाँ तो तुम साले गिन के बता दोगे। मैंने कम से कम 2500 कवि सम्मेलन किए, अच्छे से अच्छे नेता मेरे सामने बैठे। आप जैसा बहादुर नेता मैंने आज तक नहीं देखा। पड़ोस में भाभी जी बैठी और आप खुल के हंस रहे हो। भाई साहब बड़ा है क्या है, बड़ा हिम्मत का काम है ये। हाँ, आफत पड़ोस में बैठी हो, कौन हंस सकता है? मेरी तो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। मैं सही कह रहा हूं आपसे, जितने चुटकुले सब सरदारों में बैठ जा कहीं। क्या क्या यूं ऐसे सारे कर रहा है जैसे वो गूंगियों के लिए वो समाचार पढ़ते हैं। नहीं तेरा क्या है तू बता, नहीं तेरा क्या है तू बता। नहीं यार तो ठीक है, बैठ जा, चल बैठ जा, बैठ जा। अरे यार तू मुझे बताती कोई ना कोई पंगा करेगा। नहीं देख, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, मैं तेरे हाथ में नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा। मेरी बात मैं, मेरी आंखों में वो पढ़े पैसे ही मुझे दिखाई नहीं देता है। तेने वो अभी इसने लगाई, मुझे ऐसा लगा सामने सामान पड़ा हुआ है। आज दिखाई नहीं देता। बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये झारखंड का इलाका है, ये चीज है, ये देश है, अपना देश विचित्र है। जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहेगा एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे हर व्यक्ति की एक व्यक्ति की ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप। तो चले गए भाई साहब। वो कह रहे थे कि हंसना हंसाना नहीं, वो देशभक्ति कितनी देर कर लोगे? युद्ध कितने दिनों चलता है? विश्व युद्ध भी 1 साल नहीं चला था। जिंदगी बहुत लंबी होती है भाई साहब। इसके लिए आनंद चाहिए, इसके लिए शांति चाहिए। शांति में सृजन होता है। अब ये तो आ जाते हैं भाई, उड़ा दो पाकिस्तान को, ये उड़ा देंगे पाकिस्तान को। कुछ भी कह दो, यहां तो खड़े होकर कौन पाकिस्तान सुन रहा है? खूब दे लो गाली। मैं सही कह रहा हूं। आते हैं फिर
जाए तो धड़ लड़ता है, सर कट जाए तो धड़ लड़ता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम तब क्यों नहीं लड़ते हो जब तुम्हारे धड़ पर सर होता है? अब वहां वो जेएनयू में वो कह रहे, नारे लग रहे, घर घर से अफजल निकलेगा। लोग नाराज हो रहे। मैं कि भाई इसमें कौन सी नाराज होने वाली बात है? भाई जिस घर में अफजल घुसेगा इसमें कौन सी बातें बताएगी जी? भाई जिस घर में घुसेगा उसी घर में से तो निकलेगा, घर घर में से अफजल निकलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं, स्वीकार कर लेना, हम भी चाहते हैं कि हर घर में से अफजल निकले, क्योंकि हर घर में से अफजल को निकल ही जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों मेरी अगली टिप्पणी पर ताली उठाना हिंदुस्तान के लोगों कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर इंसान के अंदर से अफजल को निकल जाना चाहिए। बहुत खूब क्या है, वो कन्हैया कह रहा है मेरा नहीं निकल रहा है। मैंने कहा तू कायम चूर्ण खा। मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं क्या तुम और यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझसे बोला तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, देखो ये हमारा ब्रांड है, किसी और के मुंह से भी सुना होगा, लेकिन मस्ती लेना, आनंद लेना, मेरे गुरुसिंह भाई बैठे हुए हैं, समर्पित करता हूँ, आनंद लेना इस बात का। अंग्रेज मेरे से एकदम से बोला तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोला राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोला राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होता है, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद रंग क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? नागा उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। ये साले तेरे बाप का है क्या? एक शारीरिक श्रम करता हूं और भाई साहब वो अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। वो दरअसल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? फल वाले ने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है। बनाना? केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर है। विधायक जी उतार लूं? मैं फिर देश से जोड़ता हूं। दोस्तों लोग कहते हैं कि हंसी मजाक ये सब लफाजी वाली बातें हैं। आप राष्ट्र की बात तो कैसे भी कर सकते हो। दोस्तों मैं अपनी बात हंसते हंसते करूंगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो क्या अपनी बात हम हंसते हंसते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो,
मैं कहा यहाँ करते हैं। बोले तुमको पता है दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज? मैं कहा नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर कौम हिंदुस्तानी। बोला तुमको पता नहीं है लड़ाइयों में अंग्रेज ज़्यादा शहीद हुआ है? मैं कहा हिंदुस्तानी ज़्यादा शहीद हुआ है। बोला अंग्रेज? मैंने कहा हिंदुस्तानी। एकदम एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, मरम्मत करता हूँ मैं इसकी। सरदार जी आप ताली बजाना, बहुत देर से ताली नहीं बजा रहे हो आप। हाँ ये भाईचारे के खिलाफ है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला कि अच्छा एक काम करो, अपने अपने शहीद का नाम गिनाओ और गाल पे एक थप्पड़ मारो। मैंने कहा पक्की? बोला मिस्टर हेडली, उसने तो जड़ दिया मेरे गाल पे दाढ़। मैंने कहा शहीद ऊधम सिंह, मैंने भी ठोकी कान के नीचे दाढ़। बोला मिस्टर डी बेलारा, उसने फिर दिया मेरे गाल पे। मैंने कहा शहीद भगत सिंह, मैंने फिर ठोकी कान के नीचे दाढ़। बोला मिस्टर ड्रैंकलिन, मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने दो इकट्ठे मारे मेरे गाल पे। मैंने कहा साले तेने दो इकट्ठे मारे तो फाउल हो गया। कहता नो फाउल। मैं कहा नो फाउल, मैं शुरू हुआ। धड़ खान के नीचे ताड़, धड़ खान के नीचे ताड़, 10 मिनट तक तो मैंने साले को होश ही नहीं लेने दिया। जब मैं थोड़ा ढीला हुआ तो एकदम से बोला व्हाट इज दिस? और मैंने कहा ये सारे ही जलियांवाला बाग वाले हैं। दरअसल क्या है सर, एक बात मैं बताऊं आपको, इन अंग्रेजों की संस्कृति में और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। देखिए जैसे कि हमारे गा करके इन्होंने पढ़ा, कितना बढ़िया कंठ था मेरे भाई का। ये सरदार है, ये ऐसा हो गया, काट पीट कर लिए इसने। सही में चुप रहिए। तो क्या है कि ये जो है वैसे खाएगा सरदार है, तो हमारी संस्कृति में उनकी संस्कृति में बहुत अंतर है। हम तो जब वो गा रहे होते हैं ना अंग्रेज, ध्यान करना आप, देखिए मैं कहाँ से हाथ से निकाल के देता हूँ आपको, मस्ती करना। जब वो गा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम जब रो रहे होते हैं तब भी ऐसा लगता है गा रहे हैं। ये इंडियन और अंग्रेजों की संस्कृति में अंतर है। आप कोई भी अंग्रेजी सीडी लाना, अंग्रेजी गाने की फंसाना, फिर सुनना थोड़ा ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। मैं सही कह रहा हूँ। पिछले दिनों की बात है, गजेंद्र जी कहाँ चले गए, आ गए तो गजेंद्र जी ने मुझे जबरदस्ती धक्के से यूके भेजा था। पिछले दिनों की बात है। तो वहाँ पे हम 10-12 प्रोग्राम थे हमारे, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, इंग्लैंड में। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त रहते हैं बॉलफेंग, सच्चा कैसा बता रहा हूँ आपको, मेरे बॉलफेंग से एक दोस्त रहते हैं बर्मिंघम में। उनका फादर एक्सपायर हो गया, मतलब हिंदी में उनका बाप मर गया। हाँ, तो अब मैंने कहा यार इंडिया में होता तो मैं आता नहीं, लेकिन इसको पता ही नहीं, यहाँ आया हुआ हूँ तो मैं चला जाता हूँ। लंदन में था उस दिनों, तो मैं उसको अफसोस जाहिर करने के लिए जाने लगा। तो सरदारनी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूँ? मैं कहा चल। अब हम वहाँ पहुँचे, जिस अंग्रेज का बाप मर गया था मेरे दोस्त का, बॉलफेंग सिंह का, वो खड़ा हुआ। लोग अफसोस करने वाले अंग्रेज आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा आया, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। मैं खड़ा सोचता रहा मैं कि भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? इधर भाई साहब सरदारनी शुरू हो गई। अबे तू कहाँ चला गया वे, मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली, कहता हमारा बाप मर गया, तुम्हें गाने सूझ रहे। ये हमारी और उनकी संस्कृति का अंतर है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूं, एक हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोले $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है?
मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। ताड़ियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। मैं इस अंग्रेज को विदा कर देता हूँ। दरअसल क्या है, वही संस्कृति है। अब ये छोटे लड़के हैं उधर से पीछे हो। अब एक जमाना था, अब ये व्हाट्सअप ये वो चैट करते रहते हैं, आई लव यू, उधर से आती है लव यू जानी, इधर लव यू डियर, लव यू 2, लव यू 3, वो होती रहती है। एक हमारा जमाना था सर, क्या क्या चिट्ठियां लिखा करते थे मोहब्बत की, हैं पाठक जी? ये बात तो इसलिए है ना कि वो सबूत भाभी जी पर रखे हैं अभी, इसलिए कबूल नहीं लिखा करते थे। मेरी प्राण प्यारी कलावती, अब पूरा लिखने के बाद में तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तेरा प्यारा झंडू। और फिर वो पहुंचता तो कैसे पहुंचे, तो फिर उसको ऐसे गुड़ू मुड़ू करते थे ऐसे, तो फिर वहीं पहुंच जाते थे। फेंक दी गोली, पता चला वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ चली गई। शाम को तो चल गए। ये होता था। ये आजकल के लड़के अभी ये बेचारे पूछो, ये ठगे जाते हैं। लड़की का फोन आया, जानू एक 100 रुपए का रिचार्ज कराओ ना। वो करा अभी तो कराया है। अरे सॉरी जानू, दोबारा तुमको ही लग गया। ये बेचारे ठगे जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये हकीकत बात है सर। अच्छा, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो ये समझते हैं प्यार हो गया। ताने तो 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल बाहर, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाएंगे। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आए। हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहां दिखाते थे? अच्छा दादाजी आप सही बताना, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, अब शादी से पहले लड़की कहां दिखाते? नहीं दिखाते। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। अरे मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मैं वाह भाई वाह, हो मेरी रही है, देख तुमने ली। जो बाद में नहीं हुए, पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं, इस सदन के अंतर्गत मेरी उम्र बैठे हुए हैं, मेरे से बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और नई पीढ़ी बैठी है, 3 पीढ़ियां बैठी हुई हैं।
मैंने 35 देशों की यात्रा की। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। आज भी मैं पेशे से ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। तालियों से रिसीव करना मेरी इस बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज की। क्या तो देश विचित्र है अपना। तो यहाँ तो हास्य बिखरा पड़ा है, आनंद बिखरा पड़ा है। और उपदेशों की बात तो यह है कि सुबह 18 चैनलों पर 128 बाबा लगे होते हैं लाइन में। तो कितने उपदेश देने वाले हैं यहाँ पे, एक से एक चले आ रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, जितने भगवानों ने जन्म यहाँ लिया किसी देश में नहीं लिया, पर सबसे ज्यादा मक्का रहा मैं सही कह रहा हूँ। सामाजिक स्थिति हमारी सबसे ज्यादा कमजोर है। अभी हम पढ़ते हैं, बुजुर्गों पर पढ़ते हैं, हम सोचते हैं क्या, मैं कह नहीं सकता हूं, मेरा दुख है इस बात का। हम क्या सोचते हैं, क्या सोच करके सरकार बनाते हैं। नुमाइंदे बैठे हुए हैं सरकार के यहाँ पे, उनके सामने में कह रहा हूं। अभी मेरे भाइयों ने सबने पढ़ा, माँ बाप के लिए आपने तालियां बजाई, इमोशनल होकर के वृद्ध आश्रम खोले जा रहे हैं, और हरियाणा सरकार वृद्धाओं की पेंशन बंद कर रही है। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। पता नहीं हम क्या सोचते हैं, कैसे चलते हैं। अरे जिन वृद्धों को एक ऐसा सहारा कि चलो जेब खर्च के लिए मिल रहा था, तुम उसे यार कौन सी मिसाइल बनाना चाहते हो। एक पकड़ लाओ उसको, 9,000 करोड़ लेके भाग गया, लाओ पकड़ के। पर यह है कि जो ये देश विचित्र है। यहाँ से जो भी शुरू होता है, मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। ये बचपन का मामला है। आप तो हैं करवा चौथ का मैं वो भी कुछ सुना दूंगा, करवा चौथ भी सुना देता हूँ। लेकिन तू पढ़ने गया कि नहीं गया? तो तेरे जमाने में साइकिलें और वो मोटरसाइकिल आ गई थी, अब तो वो आ गया है, एसी बस आ गई हैं, एसी वो आ गए हैं। क्या आ गए? एसी स्कूल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह अपनी गाड़ियों से छोड़े आते हैं, स्कूटरों से छोड़े आते हैं, मोटरसाइकिल से। हमारा एक जमाना था ताऊ जी, आपको पता है, पैदल जाया करते थे। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे-कट्टे लड़के भेजा करते थे। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ पकड़ते थे, सीधे स्कूल में जाके पटकते थे। हालांकि ये सीन आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पे देखा, 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। ये एक जमाना था। तो दरअसल क्या है कि ये बड़ी मुश्किल होती थी कि जाते थे। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, सबसे बड़ा जो दुख है मुझे वो इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि विधायक जी मैं तो अब तक भी कैंची ही फंसाता हूं। नहीं ये वो कहते थे साइकिल आधे पेडल मारता है ना तू, इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी अब तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं जब साइकिल चला के आता था और कुत्ता बेटा देख देखता था तो मैं पूरे पेडल मारने लग जाता था कि कुत्ते खराब ना हो जाएं। तो क्या है, एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, और वो ये है कि आज स्थिति पढ़ाई लिखाई की ये हो गई है कि अगर मास्टर धमका दे, थप्पड़ मार दे बच्चे में, और वो आके पेरेंट्स को बता दे कि मेरी आज पिटाई कर दी है, थप्पड़ मार दिया है, तो पेरेंट्स शिकायत लेके चले जाते हैं। FIR तक हो गई हैं और मास्टरों को जमानत तक करानी पड़ी हैं। सर एक हमारा जमाना था, क्या कुटाइयाँ होती थी। मास्टर नए नए तरीके निकालते थे कूटने के, कभी यहाँ पकड़ के, कभी यहाँ, कभी उसमें फंसा के, हैं? हाँ वही बता के, बड़े बड़े कुटाइयाँ। और हम कुट के आते थे ना तो घर नहीं बताते थे क्योंकि वो घर वाले और ज्यादा कूटते थे।
कहता साले कुछ ऐसा किया होगा जिसलिए तेरी कुटाई हुई है। तो क्या है, एक मैं आपको एक बचपन से हाथ निकाल के दे रहा हूं। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के। उनको बाद में हम जो है ना कूटक यंत्र बोलते थे। बच्चे मास्टरों का नाम रख लेते हैं, बाद में अपने अपने बताते हैं, कूटक यंत्र बोला करते थे। उनका वो ऐसे नहीं कूटते थे, कूटने का एक स्टाइल था। बचपन से हाथ निकाल के दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। वो जिसको कूटना होता था पहले उसकी तरफ मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताता था वो कूटते थे। और नीम का पेड़ था एक आंगन में, तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। यानी नीम के नीचे क्या था, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी वो, जहां बच्चे की वो रिपेयरिंग करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। मुझसे बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़े गिनती होते ना, पहाड़े गिनतियां वही पूछे जाते थे। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं कूट के घर आ गया। तो पहले 25 तक के, दादाजी 25 तक के पहाड़े ज्यादा पूछे जाते थे, तो मैंने घर आके 25 तक के पहाड़ों पर रट्टा मार दिया। मैंने कहा अब देखता हूं इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का भाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। दोस्तों लोग कहते हैं सरदारों में दिमाग नहीं होता, मुझ में बचपन से है। तालियां उठाना इस बात पे। एक दिन मास्टर साहब फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। दोस्तों बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठ जा बेटी, बैठ जा। छोटे छोटे बच्चे, देखो वो बच्चा है वो अभी तक जगा हुआ है। नहीं मैं तो भगवान कसम बैठा बैठा ये सोच रहा था विधायक जी कि अगर बोकारो के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे नहीं आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मेरा मतलब है कि सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने उससे बुला के गई, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहा साढ़े सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मगर मैडम की बात तो ये सारे सरदार मानते हैं। जब भाभी जी कोहनी से टल्ला लगाती है तब दादाजी हंसते हैं। तो एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आया तो मुझे तालियों से बताना। ये मुझसे बोले गजेंद्र जी भाई क्यों भाई सरदार तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। और मगा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं पर वहां माता सवार हो जाती है। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसा कर, भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है, लड़का सेलेक्ट करने के लिए भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे था रिपब्लिक का योगदान था पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर विधायक जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। दरअसल
उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। ने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किस तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साढ़े बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। अच्छा वो बार बार फेल हो जाता है। तो मैंने कहा देख तू आकर के कहता है मैं 4 भाइयों में खड़ा होता हूँ, अच्छे लोगों में, जैसे अपने पाठक जी हैं, नहीं अच्छे लोगों में शुमार हैं, नहीं है? हाँ विधायक जी हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता हूँ अक्सर। तो मैंने कहा तू कहता है फेल हो गया तो मेरा शर्म से सर झुकता है। तो बोले क्या हो? मैंने कहा जब एक विषय में अगर फेल हो जाए तो कहना गंग गणपति की जय, और मैंने कहा 2 विषय में फेल हो जाए तो दूर से ही कहना राधा कृष्णम राधा कृष्ण, और मैंने कहा अगर 3 विषय में फेल हो जाए त्रिदेव भीष्मा विष्णु महेश। मैं ऐसे खड़ा हुआ था तो वो आ गया ऐसे खड़ा। मैं क्या हुआ? बोल सांचे दरबार की चलिए देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये मनोज मिश्रा जी का है, अब तो दर्शन करा दो मुझे। भाई साहब आपको मैं प्रणाम करता हूं और भगवान कसम झूठ नहीं कहता हूं, अब तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि पाठक जी बैठे हैं और विधायक जी बैठे हैं, इनके रहते हुए मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको प्रणाम करता हूं मिश्रा जी, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मूंछों में मुस्कुराते हैं तो आनंद आता है। और भगवान कसम मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप मुंह बंद भी कर लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं से हंस रहे होते हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं। और ब्रंच नारायण जी आपकी ब्रंच शब्द शायद आप बहुत कम जानते होंगे लोग, ब्रेंच नहीं है ये ब्रंच है, ब्रंच ब्रह्मा जी को बोला जाता है। तो आप ब्रह्मा हैं सर, सृष्टि का सृजन चल रहा है कि नहीं? मैं आपको प्रणाम करता हूं सर, बहुत अच्छे आप प्रतिनिधि हैं। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ लेकिन हमें आम जनता से पता चलता है कि कौन प्रतिनिधि कैसा होता है। आप सच्चे और अच्छे प्रतिनिधि हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, 100 प्रणाम करता हूँ। और ये भोलू पासवान जी गाएं, मेयर साहब इस धरती का सबसे निरीह प्राणी है मेयर। भगवान कसम इन लोगों को उनके चेहरे देखने पड़ते हैं सुबह सुबह जिनके को उनके घर वाले नहीं देखते। लोग तड़के ही आ जाते हैं, क्या मेयर साहब कूड़ा पड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं बात होती। नाली भरी हुई है, अब पासवान जी ले यार नाली भरी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे बोले क्या बात कर रहे हैं, आपका तो जरा जवान हिलाने का काम है, मतलब आदेश करने का काम। लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, अपने लोगों के साथ में
इस तरीके से हंस रहे हैं, मुझको अच्छा लग रहा है सर, मुझको अच्छा लगता है। जो अधिकारी, देखिए मैं आपको बताऊं, हम किसी अधिकारी का कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं है सर। आदत हो जाए आदमी की तो जाती नहीं है। एक अधिकारी को आदत हो गई, छुट्टी नहीं दी, तो एक आया बोले मेरी माँ मर गई है, अब तो देगा। तो बोला काम खराब नहीं होना चाहिए, बदले में किसी को रख जाओ। अब जो कोई मांगने आया उसको आदत हो गई, छुट्टी मांगने आया बोले काम खराब नहीं होना चाहिए, बदले में किसी को रख जाओ, आदत हो गई। एक दिन घर पे बैठा हुआ, घरवाली बोली मायके जाना है, बोले काम खराब नहीं होना चाहिए, बदले में किसी को रख जाओ। वो बोली मैं खुद बदले में जा रही हूं। आदमी को आदत हो जाए सर, जाती नहीं है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, दादाजी मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं। अच्छा, आदमी को आदत हो जाती है, जिस हरकत को दिन में करता है उसे रात में भी सोते सोते करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदत हो जाए आदमी की, जाती नहीं है सर। और सर शंभू पाठक जी को तो मैं प्रणाम करता हूँ, और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे स्टाफ को, आपके पूरे आज अखबार को धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के पहले का अखबार है आपका, आज तक आप सच्चाई लिख रहे हो, तब से सच्चाई लिख रहे हो, आज तक सच्चाई लिख रहे हो। लेकिन सर एक बात बता देना चाहता हूँ, कोई मेरी बात को अन्यथा न समझे, हो सकता है अंग्रेजी पीरियड में आप इतनी सच्चाई कठिनाई से न लिख पाते हो जितना कि अब आप लिख पाते होंगे, क्योंकि ये वैसा हो, बड़ा मुश्किल हो गया है सच्चाई लिखना। और सर दुर्गेश चंदन, मुझे दिखाई दो आप भैया, खड़े हो जाओ आप, आपके लिए प्रणाम, चरण स्पर्श, जो कुछ भी है, क्योंकि ये कोषाध्यक्ष है। अपना लिफाफा यहीं फंसा है। चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। ये बैठा है ना मेरा भाई चौबे, इसको नशा है। ये बैठा है ना विनीत, इसको नशा है। हम नशेबाज, हम एडिक्ट हैं, हमको नशा है। और दोस्तों हमारा नशा ये है कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, हम आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं, ये हमारा नशा है। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझ में आ जाए तो पीछे तक तालियां बजाना। पहले तो एक बात सुन लो सरदार जी, मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, इस देश की सबसे ज्यादा मेहनती कौम है सरदार। ताली बजाओ। किसी ने इतनी भागदौड़ की है जितनी मैंने की है जब से, बोलो तुम, पसीने पसीने हो गया हूं मैं इस देश की सबसे। अब मैं आपका IQ नापता हूं, मुझे पता लगना चाहिए वो कारों में, उस 8वीं बारों में। यहाँ अरे बहुत अच्छा, अभी तो मैंने बोला ही नहीं, बहुत अच्छा कहां से हो गया। इस देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। एक 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास, अखबारों में छपा था। 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास, सरदार बचाने के लिए दौड़े, 15 लाश निकाली 2 सीट वाले से। मेहनती कौम है सरदार। दरअसल वो हेलीकॉप्टर जो है विधायक जी, वो कब्रिस्तान में गिर गया था। साडे कहावत है पंजाबी में, सरदारा ना पंगा ना ले, कबरा पढ़ देने ने। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां। दरअसल क्या है, अच्छा जितने चुटकुले सब सरदारों में पढ़े जाते हैं, आपको एक लास्ट सुना करके फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। दरअसल क्या है सर, मैं आपको अच्छा सरदारों का एक इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। क्यों हंस रहे पासवान जी? सरदारों का इंटेलिजेंट जोक नहीं हो सकता?
एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया, घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से एक एक व्यक्ति ताली बजा के बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। और मेरी दुआ पर एक एक व्यक्ति ताली उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब वो बैठे हुए सरदार जी, बड़ा मैदान, सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो। ऐसा बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी के लिए अपने पापा को दे देना। ये भोला बने, लेकिन पैसे आए सर। वही बच्चा लेके आया, सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है। मेरे गुरसिख भाई बैठे हुए, उनके लिए मैसेज है, आप सबके लिए मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। रिसीव करना एक एक व्यक्ति इस तालियों से। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया, पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए। दोस्तों व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। सदन के अंतर्गत अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय आज से 68 साल पहले लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश का ही नक्शा कुछ हो। लेकिन टाइम पे कोई काम नहीं करेंगे हम, इंडियन है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों, कितने भी हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, कितने भी एजुकेशन हो जाए, कोई वंचित व्यक्ति कितनी भी सुविधा मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपने कपड़े देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी रोटियां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन JNU जैसे छात्र हमको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे, ना हमें चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भाई 2 मिनट बैठ जा, भाई 2 मिनट बैठ जा, बस सिर्फ 2 मिनट बैठ जा। भाई तू भी बैठ जा, 2 मिनट बैठ जा यार, बैठ जा, बैठ जा भाई, बढ़िया आदमी बैठ गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, हमको कैसे चाहिए। अगर आपको लगे कि यही चाहिए और सरदार सही मांग रहा है तो पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा करके मुझे बताना। मैं बोकारो में पढ़ रहा हूं कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती है। वफा अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, ये बहुत श्रेष्ठ गीतकार है, बहुत श्रेष्ठ गजलकार है, बहुत श्रेष्ठ। और छंद तो आपने, छंद का शिल्प आपने देखा, इसका कितना शानदार शिल्प था। तो ये मैं इसको प्रणाम करता हूं। वैसे मुझसे छोटा है चरणजीत, लेकिन मैं इसकी विधा को और इसको प्रणाम करता हूं, इसकी मेधा को प्रणाम करता हूं। और ये पंडित जी तुमको लगते हैं ऊबड़ खाबड़, ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, ये डॉक्टर है सच में। और ये कोई इसका लेना देना नहीं है घाट बाट से, पानी को देख के डरता है वो तो यहाँ हौस दिखाने के लिए। लेकिन ये विद्वान व्यक्ति है, जैसा कि उसने कहाँ से हाथ से निकाल के आपको दिया। और दोस्तों ये गजेंद्र सोलंकी जी, मैंने इनको ऐसे बैठ करके सुना है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे दिल्ली ले जाने वाले यही हैं। कम से कम 35 देशों में से 10 देश ऐसे हैं जो इन्होंने धक्के से मुझे भेजा। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ऐसा श्रेष्ठ गीतकार और ऐसा श्रेष्ठ साहित्यकार
जहाँ इन्होंने सरस्वती की स्थापना की है ना, मैं ऊपर पैर करके भी, उचक करके भी पैर नहीं छू सकता माँ सरस्वती के। दोस्तों, और ये मनवीर मधुर मुझसे उम्र में छोटा है, लेकिन मुझसे साहित्य में पढ़ा है, कितना श्रेष्ठ पढ़ा है इसने। और दोस्तों, एक विधा हमारी, एक विधा जो पुनरावृत्ति में शब्द बढ़ता है, वो विधा हमारी लुप्त हो रही थी, उसको पुनर्जीवित इसने स्थापित किया है। आज श्रेष्ठ छंद पढ़े इसने, आनंद आ गया। तो, और ये आपका बेटा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि उस समय तक मैं न रहूं, लेकिन इतना पक्का है कि अगले 5 सालों में आप ये सुनने वाले हैं कि बोकारो का रहने वाला आपका बेटा इस देश का अखिल भारतीय सुपर श्रेष्ठ कवि हो गया है, मैं गारंटी देता हूं। और ऐसे नहीं मैं शुरू होता हूं दोस्तों, लेकिन मेरा मन भर जाएगा। पूरा सदन इन सब के लिए हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां बजाए। मैं जो मांग रहा हूं, अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, इस वक्त जेएनयू जैसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए 20, 22 साल, 23 साल, 17 साल, 19 साल, वो फांसियों पर लटक गए हंसते हंसते। हमको क्या चाहिए? अगर आपको लगे कि सरदार सही मांग रहा है, तो दोस्तों मुझे तालियों से बताना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। मैं कविता शुरू करता हूँ, मैं हंसाता हूँ जब तक हंसाता हूँ, लेकिन जब मैं कविता करता हूँ तो बीच में फिर लफाजी नहीं करता हूँ। मैं कविता को कविता की पढ़ता हूँ, हास्य को हास्य की तरह से पढ़ता हूँ। सुनना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दसता है। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दसता है। जमीन वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह, कुछ चंद पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। अभी ये बात हुई, बार बार हम उसकी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, आधी मिनट की एक भूमिका बनाऊंगा। कश्मीर समस्या नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जब कश्मीरी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ तो वो अपनी समस्या लेकर के रोते हुए गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस समस्या की घड़ी में आप ही हमारी छत्र छाया कर सकते हो, आप ही हमें सहारा दे सकते हो। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं और जो परिस्थितियां आज की बन रही हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये समस्या एक बड़ी कुर्बानी चाहती है, बड़ा बलिदान चाहती है। दोस्तों, 9-10 साल के गुरु गोविंद सिंह जी, दशमेश गुरु गोविंद सिंह, पूरा सदन तालियां उठाना उस शख्सियत के लिए। 9-10 साल के गुरु गोविंद सिंह जी पास में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, पिताजी, जब ये समस्या बड़ा बलिदान चाहती है तो इस समय में आपसे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने वहाँ संघर्ष किया, गए, फिर आपको कहानी पता ही है, उनको अरेस्ट कर लिया गया और जहाँ आज शीशगंज गुरुद्वारा साहिब खड़े हुए शीश दान करके, वहाँ पर उनका बलिदान कर दिया गया दिल्ली के अंतर्गत। दोस्तों, बहुत सरकटवादी है, बहुत बेटे दे दिए, बहुत सरकटवादी है। कवि का काम केवल समस्या उठाना नहीं है, समाधान भी देना है। कुछ पंक्तियों में मैं समाधान देता हूँ, अगर आपको मेरा समाधान अच्छा लगे तो मुझे समर्थन जाए। कि जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया, 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे आपके। जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया और मुखर्जी ने जहां अपने प्राणों का बलिदान दिया, दिव्य आत्मा रणवीरों की ज्योतिर्मय जिस माटी में, उनके प्राण प्रसूनों की खुशबू अब तक है घाटी में। लेकिन अब उस घाटी में आतंकी घन गहराते हैं, केसर क्यारी में पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं। अब जितने झंडे आईएस और पाकिस्तान के फहराए गए, इससे ज्यादा पहले कभी नहीं फहराए गए। लेकिन अब उस घाटी में आतंकी घन गहराते हैं, केसर क्यारी में पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं, और हम शांति वार्ता करके शांति शांति जप करते हैं। हिंसक पशुओं के आगे हम करुणा का तप करते हैं।
हिंसा का आघात। सुने कहाँ अखबार, सुने कहाँ कविता वाले, कविता देता हूं। हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती, हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती, दुष्ट क्रूरता के आगे करुणा भी खड़ी न रह सकती। उपदेशों के मंत्र असल जीवन में काम आते हैं और यथार्थ भी आदर्शों से कोस दूर रह जाते हैं। माना, पहला समाधान देता हूं, एक एक व्यक्ति तालियों से मोहर लगाना। माना हिंसा केवल करुणा बुद्ध नहीं जीते जाते, किंतु अहिंसक होकर के भी युद्ध नहीं जीते जाते। अंतिम समाधान रखता हूं। चंद्रहास की विभाग कांपते हाथों में कब खिलती है, चंद्रहास की विभाग कांपते हाथों में कब खिलती है, डरते हुए युद्ध करने वालों को विजय न मिलती है। अब से पहले वहां शांति के लिए अनगिनत जतन हुए, लेकिन वो खूंखार दरिंदे कभी नहीं हम वतन हुए। हिंसक पशु मोल क्या समझे, टाइटल की पंक्तियां देता हूं। हिंसक पशु मोल क्या समझे, शीतलतम उद्गारों का दुष्ट समझता आया केवल उद्बोधन तलवारों का। अपने मन की तुम जानो, पूरा सदन अगर सच लगे तो खड़े होकर के देर तक ताली बजाना, जिससे कि दिल्ली तक उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इनको देख करके दिल्ली तक जाए और ये इलाज किया जाए। अपने मन की तुम जानो, पर मुझको तो ये जचता है, स्वर्ग बचाना धरती का तो एक रास्ता बचता है। भारत माँ की जय गूंजे और हर हर बम की बोली हो, जिसके हाथ पाक का झंडा उस सीने पर गोली हो। भारत माता की, भारत माता की। एक मॉडल का भी है। बड़ी खुशी है आप आई और हम अभी मिलते हैं। ये जो है मेरा कहाँ है फोटोग्राफर चलाए? अब आप हमारे चैनल सरदार जी हाथ में आपका चेहरा आ जाएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी। खुश हैं सर।
मेरे शहर में है तो उनका सम्मान है। हम जो है ना हम एक परसों कितने बजे निकले और बाबू जी चंदन जी कहाँ गए? इस पे जो भी उपलब्ध बता दिए उसके पहले। ठीक है, हम लोग परसों का सम्मान 4 बजे ये विधायक जी फोटो खिंचवा लीजिए। चंदन जी हमारे सहयोगी हैं कार्यक्रम में। हाँ अरे इनको आओ चंदन जी चलो हाँ जी मैं मॉर्निंग में निकल रुके थे दादा एक मिनट जरा, ये मेरे ससुराल का सारा कुंभा आ जाओ मुझे इधर आओ माता जी का इधर आओ। क्या हुआ? हमने रिलीज किया, ये हमारी दादी हैं। अच्छा प्रणाम। और कैसे हैं? ये बुआ जी हैं, ये बहुत बुआ अच्छा जी लगा। हैं। अभी बनने वाला सबसे ये वो है जिन्होंने हमको पालक खिलाए। अच्छा ये हमारे पालक के खेत में जोड़ा जाए। ये इनके बड़े भाई मेरे बड़े ससुर जी हैं, छोटे भाई छोटे ससुर। क्या हुआ? अरे आयोजक कह रहे हैं आ जाओ भैया आ जाओ माँ यहाँ आ जाओ। देखिएगा नहीं आ रहा मम्मी आओ ना भैया आप